नमस्कार, मैं प्रभात कुमार और बिहार चुनाव पर हमारे इस खास इलेक्शन बुलेटिन में आपका स्वागत है। बिहार में दूसरे चरण का मतदान मंगलवार 3 नवंबर को हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में शाम 6 बजे तक 51.9% मतदान हुआ। वहीं पहले चरण में शाम 6 बजे तक लगभग 54% वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण में करीब 2.5 लाख सुरक्षा बलों के बीच 17 जिलों के 2,86,11,164 मतदाताओं ने 41,362 मतदान केंद्रों पर 1463 उम्मीदवारों में से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करना चाहा। नक्सल प्रभावित 8 सीटों पर मतदान 4 बजे ही समाप्त हो गया। बाकी सीटों पर वोटिंग 6 बजे तक हुई। दरभंगा में आने वाले विधानसभा क्षेत्र कुशेश्वर स्थान में गौड़ा, बौराम, मुजफ्फरपुर में मीनापुर, पारू, साहेबगंज, वैशाली में राघोपुर और खगड़िया में बेलदौर, अलौली विधानसभा क्षेत्र में मतदान शाम 4 बजे ही खत्म हो गया। बाकी बची 86 सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। मंगलवार को नीतीश कुमार मधुबनी जिले के हरलाभी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। जब वे अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के बारे में जिक्र कर रहे थे, तभी जनसभा में मौजूद कुछ लोगों ने मंच की तरफ प्याज फेंकना शुरू कर दिया। सुरक्षा कर्मियों ने जब लोगों को रोकना चाहा, तब नीतीश कुमार ने सुरक्षा कर्मियों को रोकते हुए कहा, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। आप समझ सकते हैं ना, समझ सकते हैं, इसलिए जान दो और मालूम हो जाएगा रोजगार का कितना अवसर पैदा होगा। राहुल गांधी ने कटिहार में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए धान की कीमतों को लेकर सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, अगर छत्तीसगढ़ में किसानों को धान का दाम 2500 रुपए प्रति कुंटल दिया जाता है, तो बिहार सरकार सिर्फ 700 रुपए प्रति कुंटल क्यों देती है? छत्तीसगढ़ जाइए, पास में आप छत्तीसगढ़ जाइए, वहां पूछिए धान के लिए क्या दाम मिलता है। वहां पे छत्तीसगढ़ के किसान बताएंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, 2500 रुपए प्रति क्विंटल हमें रेट मिलता है। अगर छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए प्रति क्विंटल मिल सकता है, तो फिर यहां क्यों नहीं मिल सकता? प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के सहरसा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर सवाल खड़े करते हुए कहा, हमारा देश, हमारी भारत माता, लेकिन ऐसे भी लोग हमारे सामने हैं जो भारत मां की जय बोलने से इनको बुखार आ जाता है। सोचिए, छठी मैया को पूजने वाली इस धरती पर जंगल राज के साथी चाहते हैं कि भारत मां की जय के नारे ना लगे। वो चाहते हैं आप जय श्री राम भी ना बोले। बिहार के चुनाव प्रचार में मां भारती का जयकारा करना इन लोगों को रास नहीं आ रहा। सोचिए, बिहार में जंगल राज लाने वालों के साथियों को भारत माता से दिक्कत है। कभी एक टोली कहती है कि भारत माता की जय के नारे मत लगाओ, कभी दूसरी टोली को भारत माता की जय से सिरदर्द होने लगता है। ये भारत माता के विरोधी अब एकजुट होकर बिहार के लोगों से वोट मांगने के लिए आए। बाढ़ बिहार की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। इसके बावजूद बिहार के लोगों को इस समस्या से बाहर निकालने के लिए किसी भी सरकार द्वारा पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं। सरकारें कहती हैं कि उसने बाढ़ के दौरान लोगों को उचित संसाधन, खाना पीना मुहैया कराया, लेकिन स्थानीय लोगों की बातें इसके बिल्कुल विपरीत हैं। बिहार के सारण जिले के लोग कहते हैं कि आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि उनकी स्थिति देखने भी नहीं आया। द वायर की सीनियर एडिटर आरफा खानम शेरवानी ने बिहार के सारण जिले से ग्राउंड रिपोर्ट की है।
हम आपको रिपोर्ट का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर दिखा रहे हैं। पूरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। सरकार से मैं यही चाहूँगा कि मतलब ये जो इधर पानी उनी लगा है, कुछ उधर बांध टूट जाता है बार बार, और हम लोग नौजवान ऐसे ही बुआ रहे हैं, हम लोग सोचेंगे कि बिहार में ही काम मिले, रोजगार मिले, इधर करें और क्या। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी में बिहार के लोगों में एक विश्वास पैदा किया है कि हम बिहारी हैं और कहीं भी सम्मान से जा सकते हैं, सम्मान से जी सकते हैं। दूसरा है कि हमने विकास किया है। निश्चित रूप से बिहार आज, आप भी पहले भी आई होंगी, अभी काफ़ी बदलाव आए हैं बिहार में। आज विधायक होते हुए हम लोग को देखने नहीं आया, पूछने नहीं आया। आपके पास कोई मदद नहीं आई? सरकार की कोई मदद? कोई मदद ना। 10-11 महीना से बैठल बा, लॉकडाउन लागल बता, कोई एक पैसा देत बा। हमारे भाजपा के कार्यकर्ता गांव-गांव गए हैं, हम लोगों ने सहयोग किया है, उनके साथ खड़े रहे हैं। बाढ़ में ठीक है, बाढ़ में परेशानी हुई होगी, लेकिन हमारे जो वहाँ के स्थानीय प्रशासन के लोग थे, उन्होंने काम किया है। हर घर को राशन मुहैया कराया गया, हर को पैसे दिए गए। हाली नरेंद्र मोदी का ढोकला है, 1.25 लाख करोड़ देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, लेकिन यहाँ तो बेरोजगारी भर रहा। तो हम बिहार के सारण ज़िले के गांव में यहाँ मौजूद हैं, जो कि गांव बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित रहा। यहाँ लोगों ने अपनी तकलीफ़ें हमें बताईं और किस तरह से बताया कि धड़ तक या सर तक भी पानी रहा। यहाँ लोग बहुत परेशान हुए, अपने घर छोड़ के चले गए। गांव में आने के लिए नाव से आना पड़ता था और शिकायत ये है कि कोई भी यहाँ पर उनकी मदद करने, नेता उनसे कोई पूछने नहीं आया। और यही आप ये देखिए, बदकिस्मती से यही वो गाँव हैं जहाँ की बड़ी तादाद में ऐसे मजदूर रहे जो कि अलग अलग राज्यों में काम कर रहे थे और लॉकडाउन के दौरान बहुत तकलीफ़ें सहकर जब अपने गांव वापस आए तो यहाँ उन्हें बाढ़ का सामना करना पड़ा और कोई सरकारी मदद नहीं मिली। कुछ युवा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे उन्हें किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सरकारों को भी सुनना चाहिए कि जिन नागरिकों के वोट लेने का की वो बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, उनके लिए उन्होंने क्या किया। आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, क्या नाम है? सोनू कुमार। सोनू, आप कहाँ काम करते थे? दमन दीव में करते थे, प्लास्टिक वाला कंपनी में। तो फिर क्या हुआ बताइए। वहाँ यही लॉकडाउन लगा तो टाइम से राशन भी नहीं दुकानदार वाला दे रहा था और पुलिस वाला घंटा मार रहा था बाहर निकलने पर। और यहाँ का डीएम लोग जो है गांव जब छोड़ने लगे तो सब जगह से जा रहा, लेकिन हम लोग दमन ड्यू थे, दादर नगर हवेली था डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ से कोई बिहार के लिए ट्रेन आ ही नहीं रही थी। और जब आ रही थी तो हम लोग जा रहे थे तो वहाँ से सब बिहारी को भगा दे रहा था, बोलता कि आज गाड़ी कैंसिल हो गया, जाओ। फिर कैसे वापस आए आप? फिर हम लोग फिर 1 महीना और रुके, टिकट बुक कराएं, उसके बाद तो कितने दिन वहाँ परेशानी में रहे आप? परेशानी में हम लोग तो करीब 2.5-3 महीने रहे। 2.5-3 महीने तक परेशान रहे आप? कोई काम भी नहीं था, फिर कैसे गुजारा चला? कंपनी बंद हो गया तो काम कहाँ से मिलेगा? यहाँ से 10-12 हज़ार रुपये मांगा कर। उल्टा गांव से पैसा गया तो। और जब यहाँ से यहाँ पहुँचे आप तो यहाँ कैसे हालात थे? यहाँ तो आए तो थोड़ा घर पे थोड़ा सही थे, राहत हुई कम से कम। उसके बाद फिर 8 आ गया तो पूरे गांव में पानी घुस गया, सबके घर में पूरा घुस गया पानी। उसके बाद हम लोग अभी करीब 6-7 महीना हो गया हम लोग ऐसे ही हैं। महुआ विधानसभा क्षेत्र के चपेट गांव में हमारे संवाददाता अजय आशीर्वाद ने जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी परवेज आलम से अंसारी और अन्य पिछड़े मुसलमानों की राजनीतिक स्थिति के बारे में बातचीत की। एक बात है, जो आपने यहाँ पे भी विकास की बात कही, एक मेरी जब बात हो रही थी, आप अंसारी महापंचायत में भी रहते हैं, तो यहाँ पर आप उनका ये कहना है कि राजद में अंसारी और बैकवर्ड मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं, उनको आगे आने का मौका नहीं मिलता है। इस बात में कितनी सच्चाई है और इसके बारे में ज़रा हमें बताएं। ये सच्चाई है। सच्चाई इसलिए है कि मैंने कांटी विधानसभा से राजद परिवार से मैंने टिकट मिला 2015 में। 48,000 वोट प्राप्त करने के बाद भी आज टिकट हमको नहीं देने का कारण क्या है? पार्टी इतना तक नहीं समझा कि हाँ बुला करके बात भी करना नहीं समझा कि पूर्व प्रत्याशी है, पूर्व प्रत्याशी से मैं बात करूं, क्या कारण है कि हम काट रहे हैं टिकट। कहाँ से लड़े थे आप? कांटी विधानसभा से लड़े थे जी। तो आपसे बात नहीं हुई? नहीं। क्या ये आप लोगों को लगता है कि ये राजद में जो मुसलमानों का नेतृत्व है वो बैकवर्ड को देना नहीं चाहते हैं? नहीं, ऐसा है कि वो वोट लेना जान रहा है मुसलमानों को, मगर जब देख लिए कि ये अब दूसरा राउंड में ये निकल जाएगा तो वो टिकट देने का काम नहीं किए।
लोगों को बला फुसला करके ठगने का काम करने का काम किया आज तक कि मुसलमान जाएगा कहाँ। तो मुसलमान अब अपने होश में आए हैं, अपने जगह घर बनाने के लिए लगे हुए हैं, अपना नया घर चुन लिए हैं, नया घर में लोग जाने की तैयारी में। मोतिहारी के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में प्रधानमंत्री के समर्थकों ने स्वतंत्र पत्रकार मीना कोतवाल के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया। उन्होंने मीना के खिलाफ न सिर्फ अपशब्दों का प्रयोग किया बल्कि कैमरा पर्सन के साथ हाथापाई भी की। इस पूरी घटना में क्या कैसे घटित हुआ और पत्रकार मीना कोतवाल को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, इसके बारे में मीना ने हमसे बात की। बातचीत का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर है, पूरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं सबकी बाइट ले रही हूँ, जो जैसा बोलना चाहता है मैं उन्हीं की बाइट ले रही हूँ, लेकिन मेरे सवाल वही हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, इन्हीं पर मैं सवाल कर रही हूँ। इस पे जो जिनको जो लग रहा है वो बोल रहे हैं, तो इस पे वो गुस्सा करने लगे। नहीं आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं, इन पे क्यों बोल रही हैं, आप तो बिकी हुई हैं, आपको कितना पैसा मिला है, कितना पैसा आप लोगों के जेब में डाला है, दूसरी सरकार ने आपकी जेब कितनी भर दी है। इस तरह से गालियां देने लगे और घेरा बना लिया था मेरे चारों तरफ और मुझे घेर लिया था, उल्टा सीधा बोलने लगे, गालियां देने लगे, धक्का मुक्की मेरे ऊपर करने लगे। मेरे हाथ में ट्राइपॉड था, ट्राइपॉड टूट गया, फ़ोन टूट गया और जो कैमरा पर्सन था, फ़ोन टूटा नहीं, ट्राइपॉड टूट गया, फ़ोन गिर गया था। और जो मेरे साथ जो कैमरा पर्सन मैं लेकर गई थी उनको मारने लगे, थप्पड़ मारने लगे। वो मुझे जब बाहर निकाल रहे थे, वो लोगों को चुप करा रहे थे, तो उन पर हाथ उठाने लग गए थे लोग, मेरे साथ धक्का मुक्की करने लग गए थे। मेरे पे हाथ इस तरह से नहीं उठाया था, लेकिन धक्का मुक्की बहुत करने लग गए थे। और उस दौरान जो है मैं बाहर को निकल रही हूँ तो मैं पुलिस ढूंढ रही थी कि पुलिस कहाँ है। जब गेट की तरफ मुझे पुलिस दिखी तो मैं पुलिस की तरफ भाग रही हूँ और वो भीड़ जो है मेरे पीछे भाग रही है और मोदी मोदी चिल्ला रही है। ये बिकाऊ मीडिया है, यहाँ पे आ गए हैं, मोदी का अगेंस्ट बोल रहे हैं, उन लोगों से बुलवा रहे हैं, इनकी जेब में पैसा भरा गया है, इस तरह से बोल रहे थे। और जो है अपशब्द बोल रहे थे, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा गाली मुझे दे रहे थे। तो पुलिस के पास जब मैं गई तो मैंने उनको बताया कि मैं मीडिया से हूँ और ये लोग जो हैं मुझे गालियाँ दे रहे हैं, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मैं सिर्फ आम सवाल कर रही हूँ। तो पुलिस ने मुझे अपनी तरफ लिया, वो बांस के बैरिकेड बने हुए थे गेट की साइड, तो उन्होंने मुझे अपनी तरफ लिया और ये लोग दूसरी तरफ थे, जो भीड़ थी वो दूसरी तरफ थी और वो भीड़ पुलिस के सामने भी मुझ पर चिल्लाई जा रही थी, गाली दे रही थी और मारने की कोशिश कर रही थी। जैसे जैसे बिहार चुनाव आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे चुनावी समीकरणों की जटिलताएं भी सामने आ रही हैं। बिहार में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जैसे अनेक पहलू आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसलिए इस बात की भी आवश्यकता महसूस होती है कि आम जनता तक चुनावों का विश्लेषण आसानी से उपलब्ध हो। इसी क्रम में द वायर की सीनियर एडिटर आरफा खानम शेरवानी, द वायर के पॉलिटिकल अफेयर्स एडिटर अजय आशीर्वाद, वरिष्ठ पत्रकार मनोज सिंह और पत्रकार और लेखक नलिन वर्मा ने बिहार चुनावों पर चर्चा और विश्लेषण किया है। पिछले मैं 2 हफ्ते जब बिहार में रहकर आया तो मैंने जायज़ा ज़्यादा साउथ बिहार, सेंट्रल बिहार और नॉर्थ बिहार के कुछ इलाके मैंने किए। तो वहाँ पर एक जब था मैं वहाँ स्ट्रॉन्ग अंडर करेंट था एक ये महागठबंधन की तरफ, और उससे भी ज़्यादा जो वेव है वो इस बार प्रो वेव नहीं होकर एक एंटी नीतीश वेव दिख रहा था। अब वो एंटी नीतीश को अगर हटाना चाह रहे हैं, वो वोट कहाँ जाकर गिरेगा। एलजेपी भी है कतार में, महागठबंधन भी है और अलग अलग थर्ड फ्रंट और छोटे फ्रंट्स और भी हैं, तो वो गिरेगा कहाँ, उसी पे ही सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन जहाँ जहाँ पर मैं गया तो वहाँ देखा महागठबंधन के अराउंड जो भी एक मुस्लिम और यादव के अलावा जो छोटे छोटे गुट है वो एक तरीके से गोलबंद होता हुआ मुझे नजर आया। जो सवर्ण लोग हैं वो ट्रेडिशनली कांग्रेस के समर्थक थे पहले, जो बीजेपी में शिफ्ट किए और उनको हाँ उसमें से कुछ परसेंटेज 2-4% एम्प्लॉयमेंट को लेकर नया जनरेशन का इशू है। लेकिन ट्रेडिशनली जो कास्ट स्ट्रक्चर बिहार का है उसमें हमको नहीं लगता है कि सवर्ण जो है वो बड़े पैमाने पर बीजेपी को छोड़ करके, नीतीश को छोड़ सकते हैं लेकिन बीजेपी के साथ ही रहेंगे। खास करके ब्राह्मण्स जो अपर कास्ट का सबसे बड़ा कास्ट है उसको आप मान के चलिए कि वो ज्यादातर 90% बीजेपी के साथ ही रहेंगे। हमको नहीं लगता है कि उसको छोड़ेंगे। हाँ उसको नहीं भी छोड़ेंगे तो इनके तरफ वोटों की गोलबंदी कुछ इस तरह हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट लालू में दूसरा था। ये लोग उनके खिलाफ लड़ते थे, फिर भी लालू यादव रिजाउंडिंग हिस्ट्री चलाते थे। तो तेजस्वी के केस में ये बन सकता है कि जो भागी हुई
जातियां थी, पिछड़ी जातियां, महादलित जातियां, वो इनके साथ और कंसोलिडेट हो सकती है यादवों के साथ। सवर्णों से आने से कोई फर्क नहीं बहुत पड़ेगा, खिलाड़ू कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं देखता हूँ कि सवर्ण जो है बड़े पैमाने पर कास्ट स्ट्रक्चर को ब्रेक करके वो बीजेपी को छोड़ करके तेजस्वी के साथ आ जाए। पूरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। हमारे इस बुलेटिन में आप और क्या देखना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। बिहार चुनाव को लेकर हमारी टीम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रही है। आप हमारी वेबसाइट पर ये रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं और हमारे YouTube चैनल पर ये रिपोर्ट्स देख भी सकते हैं। धन्यवाद।